दोस्तों, क्या आपने चैथम हाउस के बारे में सुना है? वही संस्था जो हमेशा से एंटी इंडिया रही है, जहां राहुल गांधी 2023 में गए भी थे। और अब ये चैथम हाउस एक बार फिर चर्चाओं में है। और आप खुद अनुमान लगा लीजिए, अगर राहुल जी से जुड़े संस्थान पर चर्चा हो तो जाहिर है पॉजिटिव तो ना होगी। चैथम हाउस एक ऐसा संस्थान जहां की गई कुछ बातें दुनिया के सामने नहीं आती, इसलिए नहीं कि वो सच नहीं है, बल्कि इसीलिए कि उन्हें सच बनने से पहले ही सुरक्षित कर लिया जाता है। ये एक ऐसा नियम है जो आपको बोलने की पूरी आज़ादी देता है, लेकिन आपकी पहचान छुपा लेता है। इस संस्था को अपने इस रूल पर बड़ा घमंड है और यहाँ कहा जाता है कि आप यहाँ अनफिल्टर्ड ट्रुथ बोलिए, जो आप बोलेंगे वो बाहर नहीं आएगा, आपका इंफॉर्मेशन सोर्स भी नहीं पूछा जाएगा। अगर आप यहाँ सेमिनार में आ रहे हैं तो आप उसके रिजल्ट बाहरी दुनिया को तो बता सकते हैं, बस ये नहीं बता सकते कि कौन आया था और उन्होंने क्या कहा। अब आते हैं इस मुद्दे पर जहां ये पूरा खेल साफ दिखता है। चैथम हाउस ने हाल ही में इंडस वाटर ट्रीटी पर एक आर्टिकल लिखा है। पहलगाम टेररिस्ट अटैक के बाद भारत ने इस ट्रीटी को सस्पेंड किया तो उसे एस्केलेशन बताया गया है। पाकिस्तान की डिपेंडेंस दिखाई गई, उसे वल्नरेबल बताया गया और समाधान के तौर पर डायलॉग, मीडिएशन और री एंगेजमेंट की बात की गई है। यानी चैथम हाउस के अनुसार भारत का कदम खतरा बन गया और पाकिस्तान की स्थिति सहानुभूति। लेकिन जो गायब था वो था ट्रिगर, वो था टेररिज्म, वो था वो कॉन्टेक्स्ट जिसने भारत को एक कदम उठाने पर मजबूर किया था। पहलगाम में जो हुआ वो इनके हिसाब से मिलिटेंसी था, टेररिज्म नहीं। हद तो तब हो गई जब ये लिखते हैं कि फॉर मोर देन 6 decades इट प्रूव्ड रिमार्केबली ड्यूरेबल एंड एक्टेड एज अ स्टेबलाइजिंग फोर्स फॉर ब्रॉडर इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस। कौन सी स्टेबिलिटी? वर्षों से पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ जंग लड़ रहा है, चाहे बॉर्डर पर या फिर आतंकवाद का सहारा लेकर। दोनों देशों के बीच स्टेबिलिटी आई कब? क्या चैथम हाउस के ये लेखक इतिहास और रियलिटी से इतने कटे हुए हैं? विडंबना तो देखिए, इस आर्टिकल को लिखने वाली एक इंडियन ही है। अब जरा एक और घटना याद कीजिए। 2023 में यूके में राहुल गांधी का दौरा हुआ। उन्होंने कैम्ब्रिज में बोला, डायस्पोरा से बात की और वे फिर चैथम हाउस भी गए। वहां उन्होंने भारतीय सरकार को जमकर कोसा और इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने भारत का ऐसा पर्सपेक्टिव बनाने का प्रयास किया जैसे भारत में लोकतंत्र मानो खत्म ही हो गया हो। खैर, राहुल गांधी जहां जहां जाते हैं, जिन लोगों से वे मिलते हैं, बहुत हद तक संभव होता है कि वे लोग एंटी इंडिया होते हैं। इसलिए सरप्राइजिंग नहीं है कि इंडस वाटर ट्रीटी पर इनका जो आर्टिकल आया वो भारत विरोधी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा ध्यान से समझिए। चैथम हाउस को यूके के डीप स्टेट का हिस्सा समझा जाता है। जी हाँ, ये कोई ऐसा वैसा संस्थान नहीं है ना। इसे बकायदा सोरोस की ओपन सोसाइटी से फंडिंग मिलती है, रॉकेफेलर और गेट्स फाउंडेशन से भी इन्हें पैसे मिले हैं। और जहां इन सभी का नाम आता है वहां दाल में कुछ काला तो जरूर निकलता है। दोस्तों, इसे आप इनके इंडस वाटर ट्रीटी के आर्टिकल से जोड़ कर देखिए। जब हमने इन पर थोड़ा रिसर्च की तो इनका जो प्रो पाकिस्तानी एजेंडा है वो पैटर्न बनकर हमारे सामने आ खड़ा हुआ। बार बार लगातार एक ही तरह के वॉइसेस एक ही मंच पर दिखाई देते हैं। सबसे पहले स्टेट लेवल प्रेजेंस, पाकिस्तानी डेलीगेशंस और फॉरेन पॉलिसी आउटरीच बार बार इस मंच का इस्तेमाल करते हैं ताकि अपना पक्ष ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंचा सके। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी एक पूरे डेलीगेशन के साथ चैथम हाउस के इवेंट में आता है। यहाँ वो इंडस वाटर ट्रीटी पर अपना एजेंडा फैलाता है और मजे की बात तो यही है कि इनके टॉकिंग पॉइंट्स हमको हालिया आर्टिकल में मिलते हैं जो चैथम हाउस ने छापा है। फिर आता है इंस्टीट्यूशनल प्रेजेंस। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट फरजाना शेख जो खुद इसी थिंक टैंक से जुड़ी हैं और पाकिस्तान पर काम करती हैं, मतलब एनालिसिस भी अंदर से और डिस्कशन भी अंदर से। फिर आते हैं रिकरिंग वॉइसेस जैसे कि आयशा सिद्दीका, मदीहा अफजल और अहमद रशीद। ये वो नाम हैं जो वेस्टर्न मीडिया में बार बार दिखते हैं, पैनल्स में आते हैं और नैरेटिव को एकेडमिक और इंटेलेक्चुअल लेजिटिमेसी देते हैं। अहमद राशिद तो पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स कमीशन के एडवाइजर भी हैं। राशिद के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये इंटर न्यूज़ के एशिया रिप्रेजेंटेटिव है, वही संस्था जो प्रशांत भूषण के संभावना इंस्टीट्यूट को सपोर्ट करती है। दोस्तों, भूषण के इस इंस्टीट्यूट का कच्चा चिट्ठा भी हमने खोला है, आप वो भी डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। वापस आते हुए यही पैटर्न है। पॉलिटिशियंस बोलते हैं, स्कॉलर्स उसे एक्सप्लेन करते हैं और जर्नलिस्ट उसे एम्पलीफाई करते हैं और फिर वो एक्सेप्टेड ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग बन जाता है। और फिर पाकिस्तान के प्यादे बाकायदा उसी चैथम हाउस को अपने एजेंडे अनुसार इस्तेमाल करते हैं। एक उदाहरण देता हूँ।
सैयद गुलाम नबी फाई, पाकिस्तान का आईएसआई एजेंट जिसे अमेरिका में जेल भी हो चुकी है, वह लगातार कश्मीर पर चैथम हाउस के एक सर्वे को कोट करता आया है। ये सर्वे इस बारे में था दोस्तों कि कश्मीरियों को आज़ादी चाहिए या कुछ और। भारत सरकार ने उस समय 2010 में इस सर्वे को सिरे से खारिज किया था। लेकिन हमारा पॉइंट यह है कि चैथम हाउस शुरुआत से प्रो पाकिस्तानी एजेंडा फैलाता आया है। ऑपरेशन सिंदूर में भी इनका स्टांस पाकिस्तान की तरफ था। कश्मीर पर हमेशा ये पाकिस्तानी एजेंडे की तरफ झुकते आए हैं। ये साफ है कि एक इकोसिस्टम है, एक ऐसा इकोसिस्टम जहां सर्टेन वॉइसेस को बार बार प्लेटफॉर्म मिलता है, जहां सर्टेन फ्रेमिंग बार बार दोहराई जाती है और जहां कुछ पर्सपेक्टिव्स धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। इंडिया का सिक्योरिटी एंगल, टेररिज्म का कॉन्टेक्स्ट और ग्राउंड रियलिटी कम दिखाई देती है, और जो दिखाई देता है वो है डीएस्केलेशन, डायलॉग और पाकिस्तान की वल्नरेबिलिटी विक्टिम कार्ड। अब बस फिर से वहीं लौटते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। चैथम हाउस रूल एक ऐसा नियम जो आपको बोलने की पूरी आज़ादी देता है लेकिन आपकी पहचान छुपा लेता है। इनका नियम है कि अनफिल्टर्ड ट्रुथ बोलिए, लेकिन अनफिल्टर्ड के नाम पर ये लोग बस पाकिस्तानी एजेंडा फैलाते आए हैं। तो अगली बार जब आप किसी वेस्टर्न थिंक टैंक की रिपोर्ट्स पढ़ें या कोई आर्टिकल देखें तो सिर्फ ये मत देखें कि लिखा क्या है, बल्कि ये भी सोचिए कि वो नैरेटिव बना कहाँ था, किसने शेप किया और किन आवाज़ों को जगह मिली और किन्हें नहीं। क्योंकि असली कहानी हमेशा हेडलाइंस में नहीं होती, कभी कभी वो रूल्स के पीछे भी छुपी होती है।